देखना तो ठीक है, लॉक कर दो फिर, सही है तो लॉक कौन करेगा भाई? जिसको लगे कि टाइम हो चुका है, हाँ, वीडियो यहाँ पे नंबर नहीं है, शो कर रहा है, ठीक है, जिसको भी लगे कि टाइम हो चुका है या घर जाने की नीड है तो जा सकता है, ठीक है। हाँ, सीधा उठो और घर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन भाई शोर शराबा नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये भी नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट करके बोलूं, 2 दिन बचे हुए काम का मुंह बनेगा आप लोग का, तो इस वजह से करें शुरू, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी तीसरी बुक, और तीसरी बुक में भी वही सेम 4 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते हैं। देखिए ये चैप्टर ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें समझो कि जैसे एक स्टोरी होती है, तो स्टोरी में कहानी कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसी प्रकार से ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाला गया है, और ऐसी चीजें जो सभी चीज को कवर अप करे, ठीक है, ऐसा चीज बताया जा रहा है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक स्टोरी की तरह है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज जब भारत में राज करने लगे, तो यहाँ पर 3 प्रकार की व्यवस्थाओं के जरिए उन्होंने करों को लागू किया। सबसे पहला था जिसको हम कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा जिसको हम कहते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। तो इस्तमरारी में क्या था, जमींदारों को भूमि सौंप दिया गया, सबको जमींदार बना दिया गया, जो बड़े बड़े वैसे औहदे के थे सबको जमींदार बना दिए गए, उनको जमीनें दे दी गई, और उनके अंडर किसान काम करेंगे। किसानों से जितना मर्जी बोल रहे हैं टैक्स, लेकिन हमें क्या देंगे, फिक्स देंगे। इसलिए इसको कई बार क्या, इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, कि मतलब जो अंग्रेज हैं वो जमींदारों से फिक्स टैक्स लेंगे, और जो जमींदार हैं वो किसाने से अपना मनचाहा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा समझो। दूसरा जिसको हम कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था, रैयत हम कहते हैं किसानों को, ठीक है। तो जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीनी हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने नियम निकाला कि हम सीधा कांटेक्ट इनके साथ ही रखेंगे, मतलब रैयतों से रखेंगे, बीच का बिचौलिया हमें नहीं चाहिए, उसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और एक है जिसको हम कहते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। महाल का मतलब एक तरीके से गांव, तो वो गांव जाते थे, गांव में जाते थे, और गांव में एक मुखिया होता था, उस मुखिया से टैक्स लेके आते थे। जैसा कि आप पंचायती राज में पढ़े थे ना कल, जिसमें मैंने बताया था कि आम खजाने से जो कर लेने आते थे उनका भी स्वागत किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें थी। अब जो क्वेश्चन है अपना वो देखिए, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे। अभी मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेज हैं वो पैसा किससे लेंगे, जमींदारों से, लेकिन कई बार राजस्व राशि चुकाने में वो क्यों चूक जाते थे, मतलब देते क्यों नहीं थे ऊपर। इसके कारण है, क्या कारण है ये चीज समझिए। कारण ये है, जैसे मान लेते हैं ये है अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, ये है जमींदार, और मान लेते हैं नीचे ये हो गया अपना किसान समूह, मान लो, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद कहा कि भाई देखो मुझे ना फिक्स पैसा चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिक्स ले लो, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, अपने किसानों से आप मनचाहा कर वसूल कर सकते हो। अब ये खुश हो गए कि चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर 100 रुपए में मान लो नीचे से लेता हूं,
तो मुझे ऊपर कितना देना पड़ेगा? मान लो अंग्रेज और जमींदार के बीच में बातचीत कितनी चल रही थी, 50 रुपए, तो ऊपर हमें कितना देना पड़ेगा? 50। प्रॉफिट कितना हो गया? 50। लेकिन कल की डेट में अगर मान लो किसानों से मैं जबरदस्ती अगर ले लूं 150, लेकिन ऊपर भी कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 50 ही, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं। तो प्रॉफिट कितना हमारा हो जाएगा? इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया ऐसा 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 करके, लेकिन अंग्रेज और चालाक थे। अंग्रेजों ने कहा जब मुझे फिक्स ही करना है तो क्यों कम करूं, मैं ज्यादा ही कर देता हूं। और बदले में इनको लालच दे दिया क्या कि भाई कल की डेट में फसलों का रेट बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तो किसान तो ज्यादा पैदावार करके देंगे, तुम्हें भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये मान गए। जब स्टार्टिंग में मान गए तो सारा चीज प्रोसेस सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये समझ में आ गया कि ये अंग्रेजों की चाल थी और इसकी वजह से जमींदारों को भी दिक्कत था। अच्छा, जमींदार भी बहुत टैलेंटेड थे। ये क्वेश्चन उसी चीज का है कि जमींदार भी क्या किए, जब इनको लगा कि भाई मेरा नुकसान ज्यादा होने लगा तो ये ऊपर पैसा ही नहीं पहुंचाते थे, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज उनकी जमींदारी को नीलाम कर देंगे, लेकिन वो भी टैलेंटेड। कितना नीलाम करोगे? जो बोली लगाएगा ना वो भी हमारा ही बंदा रहेगा, क्या कर लोगे हमारा? तो समझो बहुत सारा राजनीति चल रहा था उस समय पे भी। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज है राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे। मतलब ये जो जमींदार है ये अंग्रेजों को पैसा क्यों नहीं देते थे? इसलिए नहीं देते थे क्योंकि सबसे पहला चीज क्या लिखा है? करों की दर का अधिक होना। यानी कि ये जो पैसा फिक्स किया गया था अंग्रेजों तथा जमींदारों के बीच में, ये जो रेट था वो ज्यादा था और इस वजह से ये ऊपर दे ही नहीं पाते थे। कभी कभी किसान ही नहीं जमींदार को देते थे, तो जमींदार कहां से देंगे? अपने पास से थोड़ी नहीं देंगे, ये दिक्कतें हो जाएंगी। देखिए और क्या लिखा है? प्रारंभिक मांगे, यानी कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो पहला जो कारण है उसका हम देख लेते हैं। प्रारंभिक मांगे काफी ऊंची थी क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया था कि अगर मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निश्चित किया जा रहा है तो आगे जाकर फसलों की कीमत में वृद्धि होने से और खेती का विस्तार होने से, ठीक है, खेती का विस्तार होने से आय में बढ़ोतरी होगी और कंपनी उस बढ़ोतरी में अपने हिस्से का दावा नहीं कर पाएगी। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर मान लेते हैं किसान पैदावार अच्छा करने लगे तो प्रॉफिट किसको होगा? जमींदार को, क्योंकि इनके और इनके बीच में जो है डील फिक्स हो चुका है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में ही अंग्रेजों ने करों की दरों को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। आगे क्या हुआ? इस हानि को निम्न स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व को उच्च स्तर पर कर दिया, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट वाला मार्जिन रख दिया। अच्छा, इसके लिए दलील दी जाने लगी कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी, वैसे वैसे जमींदारों के साथ किसानों को भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और इससे कर देना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दूसरा क्या कारण रहा है जिसकी वजह से राजस्व राशि जमींदार ऊपर नहीं पहुंचाते थे? वो ये कारण है उपज की कीमतों का क्या होना? निम्न होना। स्टार्टिंग में तो तुमने कह दिया कि भाई उपज की कीमत भी बढ़ेगी है और कल के डेट में पैदावार भी बढ़ेगा, तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसानों को भी फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे मान लो कोई भी बिजनेस खोलता है तो ये तो सोच के खोलता है ना कि चलो यार बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। रियलिटी पता लग जाती है 2 दिन के अंदर, फिर होपलेस हो जाते हो, फिर 1 महीने के अंदर अंदर बंद कर देते हो। ऐसे देखते हो ना, रूम रेंट पे चढ़ते हैं और खाली हो जाते हैं, खूब मतलब चले जाते हैं, ये इसीलिए होते हैं। क्या लिखा है? उपज की कीमतों का निम्न होना। कर की दर अधिक थी और फसलों की उपज की जो कीमत थी वो निम्न थी और उससे रैयत के लिए जमींदार को उसकी देय राशि चुका पाना क्या हो जाता था? कठिन हो जाता था। और जब जमींदार खुद किसानों से राजस्व राशि एकत्रित नहीं कर सकता था तो वो आगे कंपनी को निर्धारित राजस्व राशि किस प्रकार से चुका सकता है, ये भी कोई सोचने वाली बात, ठीक है। तो जब किसानों से पैसा जमींदारों के पास नहीं जाएगा तो जमींदार ऊपर कहाँ से दें, ठीक। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन अभी मैंने 2 ही बताया, 2 कारण है जिसकी वजह से जो जमींदार है ऊपर पैसा नहीं पहुंचा पाते। समझ में आ रही बात? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है? ब्रिटिश सरकार ने किस तरह जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखी। अब जमींदार भी चालाकी दिखा रहे थे क्या? जमींदारी जब नीलाम हो रही थी तो उस वजह से
बंदों को बैठा देना, अपनी ही बोली लगा देना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ब्रिटिश सरकार भी करेगी। जैसे हर एक चीज में कुछ लूप होल्स तो होते हैं ना, कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। कंपनी कितनी भी बढ़िया बन जाए, कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। अच्छा, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि गूगल को कुछ सेकंड के लिए किसी ने ऐसा हैक कर लिया था, ऐसा सुना था ना आपने? तो कुछ कमियां थी कि नहीं थी, और उस कमियों को उस लड़के ने फाइंड आउट किया और उसको वो कर लिया। सोचो, इतना बड़ा नेटवर्क है, इसके बावजूद भी उसने ऐसा कर लिया, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो कमियों पे काम किया। तो अब ऐसे ही कमियां की बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार ने भी पूरा कमांड देने के लिए अब उसने कई सारे नियम बनाने शुरू कर दिए। तो क्या क्या नियम बनाए, पहले ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार ने किस तरह जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखा कि ताकि जो जमींदार है वो अपने मन मर्जी वाला चीज ना करे। तो क्या क्या चीज किया, देखिए क्या लिखा है, कंपनी जमींदारों को काफी महत्व तो देती थी, किंतु वह उसे नियंत्रित एवं अविनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना और उसकी स्वायत्ता को अपने बस में रखना भी चाहते थे। यानी कि सबसे ज्यादा जो महत्व अंग्रेजों ने दिया वो किसको दिया, जमींदारों को, क्योंकि पैसा लाने वाला कौन है, जमींदार। कहां से लाएगा, किसानों से, तो महत्व तो देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो यही चाहते थे कि हो ना हो इनको अपने कब्जे में मैं रखूं, कब्जे में नहीं रखूंगा तो बहक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो इसी वजह से कब्जे में उन्होंने रखा। कैसे रखा, परिणाम स्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को क्या कर दिया गया, भंग। जैसे आपने सुना था कि जो जमींदार थे उनके पास भी अपने लठियार हुआ करते थे, अपनी एक छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी। अच्छा, सैनिक टुकड़ियां होने से क्या होगा, ताकत का पता लगता है कि हाँ इस जमींदार के पास इतनी ताकत है। अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, इनका ताकत ही खत्म कर दो। जैसे अगर मक्खी उड़ रही है, अगर उसका पर काट दोगे, पंख जो है उसको काट दोगे तो क्या उड़ पाएगी, नहीं ना, उसकी ताकत खत्म। तो ऐसे ही सेम अगर सेनाओं को अगर भंग कर दिया जाए तो जमींदार अकेला क्या कर पाएगा। तो इसी वजह से इनकी सेनाओं को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। आगे, सीमा शुल्क खत्म कर दिया गया और उसकी कचहरियों को कंपनी द्वारा चुनित कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। पहले ये होता था कि जो जमींदार थे अपने आप को ना बहुत रईस समझते थे, तो ये सीमा शुल्क भी लेते थे। ठीक है, सीमा शुल्क मतलब जैसे टैक्स लेते हैं ना, उस टाइप से ये लेते थे। इसके साथ साथ अपनी कोर्ट कचहरी भी चलाया करते थे, निर्णय देते ये सब चीज करना। तो इसकी वजह से इनकी ताकत बढ़ने लगती थी। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि काम करते हैं ना, ये सब खत्म कर देते हैं, इनको बिल्कुल रिलैक्स दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेम इन्होंने क्या किया, जो इनकी कचहरी हुआ करती थी जहाँ पे न्याय वगैरह वाला जो चीज था, वहां पर जो कंपनी चुन के व्यक्ति भेजेगी वो वहां पे काम करेगा, जमींदार का कोई लेना देना वैसा नहीं रहेगा। अच्छा, जमींदारों से स्थायी न्याय, स्थायी पुलिस की व्यवस्था करने की ताकत क्या कर ली थी, छीन ली गई थी। वक्त के साथ साथ जमींदारों के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था और प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। आगे, एक मामले में यहां तक हुआ कि जब राजा राजस्व अदा नहीं कर पाया तो उसके प्रभाव और अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पूरी सेना तो भंग वैसे ही कर देते थे, यानी कि पूरे अपने आप में कंट्रोल कर देना, या फिर ये समझो कि उनको हटा ही देना उस पद से। तो अंग्रेज पूरी तरीके से ये चाहते थे कि यहाँ पे चाहे वो जमींदार हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, मेरा नियंत्रण उस पर रहे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने समझ लिया, जिसमें हमने पहला समझा कि वो राजस्व राशि क्यों नहीं देते थे। दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखा कि ब्रिटिश सरकार किस तरीके से कंट्रोल में रखती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम कर दी जाती थी। तो एक लाइन में अगर इसका आंसर आपको जानना है तो मैंने बताया था कि जमींदार की जमींदारी इसलिए नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि जमींदार सही वक्त पर जो टैक्स है वो ऊपर नहीं पहुंचा पाते, और उस हिसाब से देखा जाए तो कई सारे नियम भी बनाए गए, जैसे सूर्यास्त कानून है ना, सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको आना है और टैक्स देके जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। समझ में आ रही बात। तो देखिए क्या लिखा है, राजस्व की निश्चित दरों को सही समय पर अदा न कर पाना और इसी की वजह से जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। राजस्व एकत्रित करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे हम क्या कहते हैं, अमला कहते हैं, वो क्या करता था, गांव में आता था और
राजस्व संग्रहण करता था। क्या करता था? राजस्व संग्रहण करता था। लेकिन फिर भी ये एक प्रकार की क्या थी? समस्या थी। समस्या क्यों? ऐसा थोड़ी ना है कि आप गए और आपको दिया पैसा आप चले आए, ऐसा भी नहीं होता था। होना भी तो चाहिए। आप देखो तरह तरह के बहाने लोग मारते हैं ना कि ये है ये है ये है। अच्छा, बहाना भी समझ सकते हो या फिर ये भी समझ सकते हो कि हो ही ना, उसके पास था है ही नहीं तो कहाँ से देगा। और देखो हम तो शहर में रहते हैं तो इसलिए हमें जब मर्जी तब पैसा मिल जाता है। कहीं ना कहीं पापा मम्मी हर रोज पैसा खर्च होता है ना, हर रोज। लेकिन जितना अफराद पैसा हम शहर में उड़ाते उतना पैसा उतना ज्यादा गांव में नहीं मिलता बच्चों को, या उस तरीके से नहीं मिलता है। जितना हम यहाँ पे घूम लेते हैं या फिर रोज हम खा लेते हैं कुछ ना कुछ, वैसे वहां पे नहीं मिलता। तो गरीबी वहां पे नजर आती है। तो पहले की भी तो बात चल रही है, गाँव की तो बात चल रही है। तो ऐसे स्थिति में किसानों के पास जब पैसे ही नहीं होते थे तो वो आगे कहाँ से देंगे, और वो उनके लिए क्या बन जाती थी? समस्या बन जाती थी। कभी कभी तो खराब फसल तथा नीची कीमतों के कारण किसान के लिए अपनी देय राशि को भुगतान कर पाना क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर क्या कर देते थे? देते ही नहीं थे। ठीक है, देते ही नहीं थे। आगे, अमीर रैयत जिसको हम क्या कहते हैं? जोतदार। क्या बोलते हैं? ठीक है, अमीर रैयत जोतदार, और गांव के मुखिया जिसको हम मंडल कहते हैं, जमींदार को दुविधा में रख देख कर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते थे। यानी कि कहने का मतलब, मान लेते हैं ये गांव है, ये जमींदार है, जमींदार शहर में निवास कर रहा है, जमींदारों को ऊपर पैसा देना है, यानी कि अंग्रेजों को पैसा देना है, ये इनको देते ही नहीं थे। ये प्रताड़ित इनको थोड़ी ना कहेंगे, किसानों को कुछ थोड़ी ना बोलेंगे, वो किसको बोलेंगे? जमींदारों को। अब जैसे मान लो कंपनी का जो मालिक है वो वर्करों के पास थोड़ी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं कहा। अरे जो उसका हेड है उसको बुलाओ भाई, मैं उससे बात करूंगा, तुमसे क्यों बात करूंगा। होता है ना। तो इस प्रकार की चीजें। तो अब ये इनकी दुविधाओं में देखकर खुश होते थे कि हाँ भाई ठीक है, चलो चेंज हो जाना चाहिए, हट ही जाना चाहिए, ऐसा। अच्छा, प्रसन्न होते थे क्योंकि जमींदार सरलता से उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यानी कि जमींदार की जब सेनाएं ही खत्म होकर देंगे तो जमींदार कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था। बाकीदार हम किसको कहते हैं? बाकीदार। अच्छा, अगर मैं इसको काट दूं, अब समझ में आ रहा है? बाकी लगाने का मतलब क्या हुआ? हम दुकान पे गए, ठीक है, सामान हुआ 150 का, मैंने उसको 100 रुपया दिया, अब 50 रुपया क्या हो गया? बाकी बाद में ना। बाकी का मतलब क्या हुआ? जो उधार रखा है, जो अमाउंट है जो आप नहीं पे कर रहे हो, ठीक है, वो बाकीदार हो जाओगे। यानी कि मैं बाकीदार हूं, यानी कि मैं उधार लेने वाला बंदा हूं। तो बाकीदार का मतलब वही है। अब मेरे ऊपर क्या चला जाएगा? मुकदमा। तो ऐसे ही जमींदार बाकीदार पे, यानी कि जो पैसा नहीं देते थे उन पे क्या चला सकता था? मुकदमा। ठीक है, लेकिन मुकदमे का जो कार्रवाई है वो सदियों से एक ही है। क्या? बहुत ही लंबा समय लेती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो वही चीज है। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, परंतु ये न्यायिक प्रक्रिया क्या होती थी? बहुत लंबी होती थी। आगे, 1989 में केवल वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित कितने मिले हैं मामले? 30,000 मामले थे। सोचो उस समय 30,000, और इसको सुलझा पाना बहुत टाइम लगता था। किस किस को बुलाए, कैसे बुलाए, और है ना, निर्णय सुनाए, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो ये है जमींदार की जमींदारी इसलिए नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि वो ऊपर पैसा अदा नहीं कर पाता था। पैसा अदा क्यों नहीं कर पाता था? उसकी सारी बातें लिखी गई है, क्योंकि नीचे वाले ही बंदे ऊपर पैसा नहीं देते थे। वो मजे लेते थे कि हाँ कोई बात नहीं, जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा, हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अगला, जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध, या फिर हम कह सकते हैं जमींदारों ने अपनी जमींदारी नीलाम होने से कैसे बचा लिया। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया, जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जा रही है। अब इन्होंने भी तो कुछ बुद्धि लगाया था, लेकिन इसका आंसर आप लोग को पता ही है कि जब जब ये नीलामी में बोली लगवाते थे, उनके ही कुछ बंदे होते थे जो बैठे रहते थे और वो बोली लगा लेते थे। अच्छा, बोली भी कैसे लगाते थे? कम रकम नहीं, हाई फाई। जहाँ 50 बोलो वहां मैं 100 बोलता हूँ। तुरंत पैसा थोड़ी नहीं देना, देंगे, इंतजार करें थोड़ा सा। ऐसा कर करके 1-2 दिन गुजारते थे, फिर मुकर जाते थे, कहते थे कि हो है ही नहीं पैसा।
ऐसा समझो। फिर दोबारा बोली लगता था, फिर ऐसा होता था, फिर लगता था, फिर होता था। अंग्रेज परेशानी हो जाते थे, फिर कहते थे बढ़िया वही बंदा था, कम से कम था तो कुछ तो करता था, कुछ तो देता था, तो वो दोबारा उसी के पास चले जाते थे। ठीक है। या फिर जो कम अमाउंट देता था तो अंग्रेजों को लगता था भाई इंस्टेंट कौन दे रहा है, अच्छा तुम दे रहे हो, चलो दे दो, कम पैसे में दोबारा जमींदारी आ गई। अच्छा मान लो ये भी नहीं हुआ, कोई दूसरा ले लिया, कोई दूसरा ले लिया, तो भाई उसके बाद तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ऐसे कैसे ले लिया तुमने, ठीक है, वो हो जाती थी। चलो मान लो वो भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सुलटा गया, लेकिन जो उस पे काम करेगा किसान, उस समय के किसान सोचो बहुत ज्यादा कि हमने नमक खाया है पहले वाली मालिक का, तो हम काम किस पे करेंगे, पहले वाली मालिक पे। ठीक है, बेशक वो बेरोजगार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम उसी के पास करेंगे। ठीक है, ऐसे में जो किसान होते थे वो काम करने से मना कर देते थे, तो वो परेशान होकर फिर जमींदारी उसी को दे देता था। तो मतलब घूम फिर के कुछ ना कुछ बुद्धि लगा ही लेते थे, आ ही जाता था। अच्छा और क्या करते थे, एक चीज और है, क्या, लेडीजों के नाम कर देना। किसके नाम कर देना, लेडीजों को नाम कर देना, जैसे जैसे औरतों के नाम कर देना, है ना, जो भी एडल्ट होता था उसमें नाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कानून ये था कि भाई जो लेडीजों को मिली हुई संपत्ति है उसको, हाँ नहीं वो चीज करेंगे, उसको नीलाम नहीं करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने कई सारे तरकीब निकाले, जैसे कि फर्जी बिक्री। पहला चीज क्या, अच्छा वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह फैसला कर रखा था कि औरतों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। फिर दूसरे कदम के रूप में उसके एजेंट ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व को जानबूझकर रोक लिया गया, भुगतान न भुगतान अ, भुगतान भुगतान की जो बकाया राशि थी वो क्या थी, बढ़ती गई। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे पैसा देना था, इस साल मुझे देना था 1 लाख रुपए, तो अगले साल भी देना पड़ेगा, उससे अगले साल, लेकिन इस साल मैं नहीं दिया तो 1 लाख रुपए मेरे पास है, अगले साल भी नहीं दिया तो वो भी मेरे पास, तो वो समझ जाएगा कि भाई नीलामी करनी पड़ेगी, तो नीलामी कर देता, लेकिन 2 लाख तो है ना मेरे पास, ऐसा समझो। तो बकाया राशि धीरे धीरे बढ़ने लगती थी और फिर उसके बाद वो जमींदारी को नीलाम करते थे, लेकिन वो अपने ही एजेंट बैठाकर दोबारा जमीनों को कम पैसों में खरीदवा लेते थे। जब भू संपदा का कुछ भाग नीलामी किया जाता था तो जमींदार के आदमियों ने ही दूसरे खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोली लगाकर उस संपत्ति को क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे, और इस प्रकार से वो अपनी जमींदारी को बचा लेते थे। ठीक है, आगे फिर खरीदी गई राशि को अदा करने से क्या कर देते थे, मना। अभी मैंने बताया ना कि 2-3 दिन मैं नहीं ले रहा, फिर दोबारा लगाओगे। अच्छा फिर उस भू संपत्ति को नीलाम किया गया, जिस एजेंट ने उसे खरीदा वो खरीद की राशि देने से फिर चूक जाता था, और इस तरीके से बार बार नीलामी होती रहती थी, और नीलामी के दौरान बोली लगाने वाले जो होते थे वो थक जाते थे, और जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तब उस संपदा को निम्न कीमत पर जमींदार दूसरा जो होता था उसे बेच दिया जाता। आगे इस तरीके से कभी कभी ही कंपनियां बकाया राशि जो थी वो वसूल कर सकती थी, और अधिकतर देखा जाए तो उसका कब्जा नहीं मिल पाता था। यानी कि ये समझो कि नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा अंग्रेज पैसा निकलवा ले, ये ऐसा ज्यादातर संभव नहीं हो पाता था, और उनसे मारपीट के छीन लिया था। अच्छा कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई दूसरा ले ले तो उनसे मारपीट कर छीन लिया जाता था, और कई बार माना कि किसी नए जमींदार ने उसको खरीद लिया, और किसी जमीन को तब रैयत उस जमीन पर काम करने से क्या कर देते थे, मना। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो किसान थे वो उस पर काम ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो पुराने जमींदार को ही अपना अन्नदाता मानते थे। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, संथालों ने जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। जो संथाल लोग थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहाड़ी कौन थे और संथाल कौन थे। तो ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता ही होगा कि पहाड़ी वो लोग थे जो कि राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द रहा करते थे, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग थे ये कुदाल यूज करते थे, क्या, कुदाल यूज करते थे, फावड़ा जिसको कहते हैं। और संथाल कौन थे, समझो दिहाड़ी के मजदूर।
किसने बसाया? अंग्रेजों ने। क्यों बसाया? स्थायी खेती करने के लिए। अच्छा, पहाड़ी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन पहाड़ी करते ही नहीं थे, वो झूम खेती करते थे, कभी इधर तो कभी उधर। जबकि अंग्रेज बार बार उनको कहते थे कि आप फिक्स खेती कीजिए, लेकिन वो मना कर देते थे। और ऐसी सिचुएशन में उनको काबू करने के लिए लाया किसके क्या गया? संथाल, ताकि वो फिक्स खेती करें। और फिर उसके बाद जो पहाड़ी लोग थे उनको और ऊपर जाना पड़ गया, और नीचे के एरिया में क्या होने लगा? खेती। कौन करने लगा? संथाल। क्या यूज करते थे? हल। समझ में आ रही बात? लेकिन आगे चल के क्या होता है कि अंग्रेजों की जो रणनीति थी, रणनीति के तहत ये था कि भाई आपको जमीनों को फैलाना है और जोतना है और उत्पादन और बढ़िया करना है। सब चीज चल रहा था, लेकिन एक समय संथालों को लगने लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रहे हैं। फिर क्या था? फिर विद्रोह कर दिया। सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, सबके प्रति। क्या? जमींदारों के प्रति, क्योंकि तुम भी उसमें हिस्सेदार हो। जब पैसों की जरूरत होती थी तो हम किसके पास जाते थे? जमींदारों के पास, लालाओं के पास, जो पैसा देता था। और फिर उस राशि पर तुम ब्याज पे ब्याज लगा देते थे। तो दिक्कतें सबने मिल बांट कर नुकसान तो पहुंचाया है ना। तो ऐसे में जो संथाल तो विद्रोह करती, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर तैयार की गई दक्कन दंगा, वो सारी चीज। चलिए, क्या लिखा है? अंग्रेजों ने संथालों को स्थायी रूप से खेती करने और बसने के लिए जमीनें तो दे दी थी, परंतु अंग्रेजों का एक उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी थी। यानी कि वो संथालों को क्यों लेके आए थे? ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिल सके। कंपनी अपने राजस्व में वृद्धि के लिए भारी कर लगा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसका भुगतान कर पाना कठिन हो जाता। अब आप ऐसा ही इसको समझिए कि जैसे मान लो कि रूम अगर लिया गया है रेंट पे, अगर मकान मालिक ये सोचे कि मैं एक ही बार में अमीर बन जाऊं, इसको 10-15 हजार रुपये लगा देता हूँ, ठीक है, रेंट। तो 15,000 रुपया रेंट लगा दिया, तो क्या कोई खरीदेगा? क्या कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्यों चलाएगा? क्योंकि भाई उसको पता है इतना पैसा निकाल पाना आसान है क्या? नहीं है। तो ऐसा ही कुछ समझिए कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करती थी? ज्यादा से ज्यादा कर लगा देती थी। साहूकार वही है जिसको मैं कह रहा हूँ लाला, ठीक है। साहूकार देखो, एक कास्ट के ऊपर नहीं, मतलब लाला पहले के डेट में समझते हो ना, वो जो पैसा वैसा उस तरीके से। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगाते थे और कर्ज न देने की हालात में जमींदार जमीन पर अधिकार कर लेते थे। यानी कि वो मूवी आपने देखी है करण अर्जुन, है ना? उसी में तो उसी में तो है वो, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड भाई। चलो, जमींदार लोग दामिनिकों के क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा करते थे। अच्छा, दामिनिको क्या है? जहां जहां तक संथालों का एक एरिया बनता था, उसी को हम क्या कहते थे? दामिनिको। यानी कि सीमा आप बोल सकते, जहां जहां तक उनकी सीमाएं फैली हुई थी, ठीक है। और जमींदार उस पर नियंत्रण रखते थे। उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप संथाल जमींदारों, साहूकारों तथा औपनिवेशिक राज के दमन चक्र से तंग आ चुके थे, और इसके वजह से 1855 से 56 में संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु ये क्या हो गए? असफल हो गए। इतना आसान है क्या जीत पाना? आगे, परंतु इस विद्रोह के पश्चात संथालों को 5,500 यानी कि 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिले में दे दिया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ उनको फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ है कि इन जमीनों को दिया गया ताकि वो वहां पे वो कर पाए। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथाल के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। ऐसा नया परगना मतलब समझो एक नया एरिया बनाना, नया उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में रैयत समुदाय के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध से कैसे प्रभाव पड़ा? ये तो देखो पढ़ लेना, लेकिन मैं ओरली कुछ समझा देता हूं। अमेरिका में जैसे कि आपको पता है गृह युद्ध हुआ, ठीक है। कब हुआ गृह युद्ध? हाँ, अमेरिका में गृह युद्ध का मतलब क्या होता है?
अमेरिका में गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि आपस में कुछ अनबन हुई और उसके बाद लड़ाई हो गई, मतलब जैसे होता नहीं है राज्यों से रिलेटेड, है ना, इस तरीके से होता क्या है। जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश उस समय कपास का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, तो वो जो ब्रिटिश कहाँ से उत्पादन करवा रहा था, भारत में और कहाँ में, अमेरिका से, दो जगहों पे करवा रहा था और उसको अलग अलग देशों में सेल करता था। अब हुआ ये कि अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा, भारत से जो कपास जाता था वो कम मात्रा में जाता था, लेकिन अमेरिका से ज्यादा जाता था। अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा, वहां पे कपास की संभावनाएं कम हो गई क्योंकि गृह युद्ध चल रहा था। तो भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया ताकि जो कपास की सप्लाई जो अमेरिका से आती थी उतना सप्लाई ये कर पाए। तब क्या, किसानों को इंपॉर्टेंस दिया गया, ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया, प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन हो भी रहा था, सब चीज सब ठीक था। पता लगता है अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब मार्केट में कपास की संख्या ज्यादा। अब आपको ये बात पता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, मतलब कीमत कम है, तो बस उसकी कीमत कम हुई। और जब कीमत कम हुई तो अब जो लोगों ने कर्ज ले रखा था, कर्ज ले लेके कपास का उत्पादन किया था, वो उतना भी पैसा बेचने के बाद भी प्रॉफिट नहीं कर पाते थे। जैसे कभी काल देखते नहीं, किसान क्या कहते हैं कि इतना तो लागत लगा हुआ है मेरा, इसको मैं कैसे दूं, इसको मैं फेंक दूंगा लेकिन इसको मैं दूंगा नहीं इतने कम कीमत पर। ऐसा ही हाल हुआ, तो किसान कर्ज के तले ज्यादा से ज्यादा डूब गए। अब इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई। तो किसानों पर अमेरिकी गृह युद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 में का ब्रिटिश के कपास क्षेत्र पर क्या हुआ, गहरा प्रभाव हुआ। क्या गहरा प्रभाव पड़ा भाई, अमेरिका से ब्रिटेन आने वाले कच्चे माल में भारी गिरावट आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि अमेरिका में क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है, भारत तथा अन्य देशों को ब्रिटेन कपास निर्यात करता था। निर्यात करने का मतलब क्या होता है, बेचता था। अच्छा, ब्रिटेन क्या कहता था, ब्रिटेन अमेरिका से मंगवा लिया और कहां से, इंडिया से मंगवा लिया, और बेचता कहीं और है, लेकिन मंगवाता कहाँ है, इन जैसे दो क्षेत्रों से। और सबसे ज्यादा कहां से मंगवाता है, यहां से, और यहां से भी मंगवाता है। थोड़ा स्लो, हाँ थोड़ा स्लो, वीडियो बन रही है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, निर्यात करने का मतलब क्या होता है, बेचना, तो ये बेचता था। बंबई से कपास के सौदागरों द्वारा कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों का क्या किया गया, दौरा किया गया कि भाई कहाँ कहाँ ऐसा जगह है जहाँ पे कपास हो सकता है। आगे कपास की कीमतों में क्या आ गई, उछाल आ गई, क्योंकि जिसकी ये समझो कि अमेरिका में गृह युद्ध चालू हो गया, तो कपास जो था मार्केट में वो कम हो गया। जब कपास कम हो गया उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे कि होना है इसी का खेती करना चाहिए। अब उसी का उन्होंने खेती किया और बदले में साहूकारों ने उनको पैसा दिया। लेकिन जब उन्होंने फसल उत्पादन किया तो पता लगता है अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गई, तो उनका भी फसल, इनका भी फसल, दोनों का फसल मार्केट में हो गया ज्यादा, और फिर जो कीमत ज्यादा थी वो कीमत क्या हो गई, कम हो गई, दिक्कतें बढ़ गई। ठीक है, तो आगे कपास निर्यातकों द्वारा अधिक से अधिक कपास खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा और शहरी साहूकारों को अधिक ग्रमित राशि दिया जाने लगा। यानी कि अगर देखा जाए कि ऑलमोस्ट जो साहूकार थे वो किसानों को ज्यादा ज्यादा पैसा दे रहे थे, वो सारा चीज कर रहे थे ताकि वो पैदावार करें। अब इसका परिणाम भी देखने को मिला। क्या परिणाम देखने को मिला, हाँ अच्छा ये भी देख लीजिए, साहूकार ग्रामीण ऋणदाताओं को राशि दे रहे थे। यानी कि जो साहूकार थे, जो लाला जिसकी बात कर रहा हूं, ये पैसा किसको देते थे, ग्रामीण ऋणदाताओं को। ग्रामीण को ऋण आसानी से मिल जाता था, जहां पे पहले पैसा नहीं मिलता था वहीं पे अब पैसा ज्यादा अच्छे से मिलने लगा। दक्कन के इलाकों में रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा देते रहो ताकि किसान पैदावार करते रहे। कपास के उत्पादन में क्या आ गई, तेजी आ गई, जहां पे पहले कमी थी अब तेजी आ गई। कुछ धनी किसानों को इसको लाभ हुआ, यानी कि जो ज्यादा अमीर थे उनको ही ज्यादा ज्यादा लाभ हुआ, सबको लाभ हुआ नहीं। अधिकांश किसानों का कर्ज के बोझ से और अधिक
दबने लगे। यानी कि देखा जाए तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण जो किसान थे, जो गरीब किसान थे, जिन्होंने पैसा ले लेकर कपास का उत्पादन किया था, वो कर्ज के तले और डूब गए। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग डेट है ना, ये स्टार्टिंग डेट है, 1961 से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब वो गृह युद्ध ऐसा नहीं होता कि 2 दिन चला खत्म हो गया, चीजें बढ़ेंगी भी तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अब दूसरे वाले चैप्टर से। क्या लिखा है? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? कारणों की बात कर लेते हैं। तो कारण तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला है सामाजिक कारण। ऐसे ही करके लिखना, देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसी प्रकार से करके लिखना है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तत्कालीन कारण, इस प्रकार से करके, सैनिक कारण। ठीक है, तो सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूं, 1857 का विद्रोह हुआ ही क्यों? तो सबसे पहला है, अंग्रेज ने बहुत से परिवर्तन किए थे जिससे समाज में बहुत ज्यादा दुख था। जैसे नियम कानून अगर समाज का है तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो गुस्सा आएगा ही। तो अंग्रेज सुधार करना चाहते थे, लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा और लोगों को लगा कि ये अंग्रेज बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं कारण बन गया 1857 की क्रांति का। क्या लिखा है? सती प्रथा पे रोक। अब बताओ, सती प्रथा जो चल रही थी, इस प्रकार की चीजें जहां पर पति के मरने के बाद स्त्री को सती बनाकर कई बार तो चिता पे जला दिया जाता था, ऐसी चीजें सही नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज में प्रचलित थी। अंग्रेजों ने इस पे कानून बनाया और उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो हमारे उसमें है ना, छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर हमारा जो नियम है, जो चीज से बन रहा है, उस चीज में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से सामाजिक कारण उत्पन्न हो गया। और क्या कारण था? धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों के ऊपर ये इंजाम लगाया गया, या हकीकत भी हो सकता है कि ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? धर्म परिवर्तन। और धर्म परिवर्तन अगर कोई कराएगा तो ये तो गलत है ना। आगे, ट्रेन में सीट ऊपर नीचे बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? सीट ऊपर नीचे बनाने का मतलब क्या हुआ? जैसे आज आपने ट्रेन में सीटें बुक की तो आपको तो नहीं पता ना कि क्या बर्थ मिलेगा, नीचे मिलेगा, ऊपर मिलेगा। और आप जब ट्रेन में जाओगे तो उसमें ये भी पूछते हो कि आप कौन से कास्ट से हो। अच्छा, ऊपर बैठे हो? नहीं, आप नीचे आओ, मैं ऊपर बैठूंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये मानसिकता खत्म हो गई। लेकिन पहले होता था भाई, हाँ तुम इस कास्ट के हो तो तुम हमारे नीचे ही रहोगे, ठीक है, हमसे ऊपर नहीं रहोगे। अच्छा, दूसरी चीज, सीटों में वो चमड़े का यूज करना, वो सब चीज करना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कारण बनता है, सामाजिक कारण। विधवा विवाह कराना, यानी कि सती प्रथा पे जब रोक लगाया गया तो स्त्री का क्या करेंगे? शादी करवाएंगे, तो इस तरीके से विधवा विवाह कराया, लेकिन ये भी एक तरीके से कारण हो गया। अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टि। तिरस्कारपूर्ण मतलब वो बहुत ही गलत दृष्टि से देखते थे कि भाई ये तो कुछ किसी काम के लायक नहीं है, ये तो ऐसे ही है। होता नहीं कि कई लोगों को हम बहुत ज्यादा घृणित भावना से देखते हैं, इनका हमारा कोई मेल वेल नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। भारतीयों को ये लग रहा था कि ये पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? लाद रहे हैं, थोप रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। तो ये कारण था जिसको हम कहते हैं सामाजिक कारण। अब बात करते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? भारतीय सेनाओं को गाय तथा सुअर की चर्बी चढ़े कारतूस दिए जिसे उनको मुंह से काटना पड़ता था, ये कारण बन गया। दूसरा, इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को क्या पहुंचा? चोट पहुंचा। भारत में ईसाई धर्म प्रचार हेतु लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया, यानी कि इस प्रकार की चीजें हुई। आगे, ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को नौकरी आसानी से मिल जाती थी और हिंदू तथा मुसलमान लोगों का धर्म क्या होने लगा? भ्रष्ट होने लगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये धार्मिक कारण भी बना, और जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। और क्या कारण है भाई? और कारण है राजनीतिक कारण, यानी कि राजा महाराजा भी तो इसमें शामिल थे। क्यों शामिल थे? राजनीतिक प्रॉब्लम थी क्या, कि जिस राजा के संतान नहीं होगा वो उसका उत्तराधिकारी तो कोई बन नहीं पाएगा। अच्छा, आपको गोद भी नहीं लेना है, आपको गोद भी नहीं लेना है, और ये भी नहीं कहना है कि चलो हमारे संतान नहीं है तो हम अपने चाचा के बेटे को दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या लिखा है? अंग्रेजी सरकार ने निसंतान शासकों द्वारा बच्चे गोद लिए जाने पर परंपरा पे क्या लगा दिया? अवैध घोषित कर दिया, भाई ऐसा नहीं कर सकते। आगे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विल्जी साम्राज्य नीति। इन्होंने क्या किया? बहुत सारी नीतियां बनाई,
ऑर्गेनाइज करने के लिए कि भाई कहाँ से टैक्स आए, कहाँ से सारी चीजें आए, किस तरीके से राजाओं को काबू किया जाए, किस तरीके से सहायक संधि लागू किया जाए, किस तरीके से सैनिक टुकड़ियां राजा पर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि राजा 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 अगर मिल गए, सारे राजा मिल जाए तो अंग्रेजों के लिए खतरा बन जाएगा। तो पूरा का पूरा नियंत्रण करने के लिए इन्होंने कई सारी नीतियां भी बनाई, और ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण में आ जाता है। नाना साहब लक्ष्मीबाई के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, राजाओं के रियासतों पर कब्जा कर लिया गया, नए नए प्रकार का कर लागू कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा जनता पर अत्याचार किया गया, और ये सब कारण क्या बन जाता है? राजनीतिक कारण। अच्छा, आर्थिक कारण क्या है? जमींदारों की जागीरें छीन ली गई थी। जो जमींदार थे उनकी जागीरों को क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था, यानी कि जमींदार भी परेशान थे। ठीक है, जमींदारों की जमीनों को नीलाम कर दिया गया था, गांव पर कब्जा कर लिया गया था, राजस्व नीति लगा दिया गया था, यानी कि तरह तरह की नीति। इस्तेमारी बंदोबस्त काम नहीं आया, एक काम करो रेयतवाड़ी लगा दो, रेयतवाड़ी काम नहीं आया, एक काम करो महालवाड़ी लगा दो। अच्छा, ये भी काम नहीं आया, एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दो, यानी कि इनकी जागीरों को ध्वस्त कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जरूरत पड़ेगी तो सेना ब्रिटेन से मंगाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं, तो कब्जा करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसा। हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो गया? पतन हो गया। हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हाथों के द्वारा जो चीज बनाई जाती थी। आगे, जो लोग शिक्षित भारतीय थे उनको भी अंग्रेजों के सामने उच्च पद तथा सम्मान नहीं दिया जाता था, यानी कि जो पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, उनको भी सम्मान नहीं दिया जाता था। देश का धन अंग्रेज बाहर भेजने लगे थे, और जिससे आर्थिक असंतोष पैदा हो गया था, और ये भी क्या धारण कर लिया? विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समझ पा रहे हो? चलिए अब बात करते हैं सैनिक कारण। अब सेनाओं के प्रति क्या? अंग्रेजी सेना को ज्यादा महत्व, तो हमारे देश की सेना को कम महत्व। तो पहला, भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल मानने का मतलब क्या होता है? कि हैवी समझना। दूसरा है सम्मान कम देना, अपमान ज्यादा करना, सिपाहियों के प्रति गाली गलौज करना, शारीरिक हिंसा करना, भेदभाव की नीति अपनाना, समान वेतन नहीं देना, ठीक है, और समान नियम नहीं होना, यानी कि अंग्रेजों के सेनाओं का अलग नियम रहेगा और जो भारतीय सेना है उनके लिए अलग नियम रहेगा। चिकनाई युक्त कारतूसों के प्रचलन से सैनिकों को क्या पहुंचा? गहरा चोट पहुंचा। और तत्कालीन कारण क्या हुआ? ये तो चलो चीजें चलती आ रही थी लंबे समय से, लेकिन जो एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से तुरंत शुरू हो गया, वो क्या है? भारतीय सैनिकों को गाय तथा सुअर की चर्बी चढ़े कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, ये कारण था। आगे, इससे सेनाओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचने लगी और इस सूचना से हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही नाराज होकर इन कारतूसों के प्रयोग से इंकार कर दिए, और भारतीयों को यह लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो गया? विद्रोह हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या कि समाज की दृष्टि में कितना फर्क था? तो आपको ये बात पता है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? देखो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे लोग शामिल थे, सारे के सारे लोग शामिल थे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे राजा हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, सब शामिल थे। ठीक है, लेकिन सबकी दृष्टिकोणों में फर्क था। राजा किसी और मोटिव से लड़ रहा है, तो जमींदार अपनी जागीरें बचा रहा है, ठीक है, तो पंडित अपना धर्म बचा रहा है, सैनिक अपना वेतन चाहता है और इज्जत चाहता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटिव हुआ कि नहीं हुआ? इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो बोलते हैं, लेकिन ये विफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटिव था। ठीक है, और इस वजह से चीजें वो होने लगी। अब वही क्वेश्चन देखो आगे आपके सामने क्या लिखा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। तो देखिए, शासक, राजा और नवाब ये क्या चाहते थे? बहादुर शाह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, और जिसके लिए शासकों को अपने क्षेत्रों से लोगों का नेतृत्व किया, यानी कि इस वजह से 1857 की क्रांति में भाग लिया, क्योंकि उनको दिक्कतें हुई थी। ठीक है, तो ये लड़ाई क्यों कर रहे थे? ताकि इनकी जागीरें वापस हो। राजा ने इनको अंग्रेजों ने इनकी जागीरें वापस कर दी, तो क्या ये लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। तो जो लोगों की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? कम। ऐसे कम करते 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 एक समय ऐसा है कि बिल्कुल कम हो गया, और अंग्रेज चाहते ही थे, इसलिए कहते हैं
अंग्रेजों की एक नीति थी, क्या? फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो इस प्रकार से उन्होंने चीज किया। तो क्या लिखा है? जमींदार तालुकदार क्या चाहते थे? अंग्रेजों ने जमींदार तालुकदारों को उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया था। इनकी भी सत्ता से बेदखल कर दिया, इनको भी बेदखल कर दिया, इनकी जागीरों को नीलाम कर दिया, गांव पर कब्जा कर लिया। जमींदार अंग्रेज राजा को जमींदार अंग्रेजी राज को समाप्त करके संपत्ति को वापस पाना चाहते थे। आगे किसान क्या चाहते थे भाई? जो आपने राजस्व राशि इतनी लगा रखी है उनमें कंसेशन दो, थोड़ा सा फसलों को अच्छा रेट दो, ये सब चाहते थे। तो अंग्रेजों ने तरह तरह के राजस्व लगा दिए थे, जिससे किसानों को लगान चुका पाना क्या होता था? मुश्किल, और उनकी फसलों के उचित मूल्य भी उनको नहीं मिल पाते थे, और कभी कभी उनको उनकी जमीनों से बेदखल भी कर दिया जाता था, और किसान साहूकारों तथा ऋणदाताओं के चंगुल में क्या हुए थे? फंस चुके थे। और इन सब चीजों में सुधार चाहते थे किसान, और जिससे उनकी जिंदगी में बेहतरी मतलब बेहतर स्थिति हो पाए, इस प्रकार की चीजें चाहते। तो इस तरीके से ये दो चीज हमने पढ़ लिया। आगे व्यापारी क्या चाहते थे भाई? अंग्रेजों ने उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था और टैक्स की कीमत क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। व्यापारियों को अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे व्यापार पर ही निर्भर रहना पड़ता था, और व्यापारी चाहते थे कि टैक्स की कीमत में कमी कर दी जाए, और उद्योगों पर एकाधिकार पाना चाहते थे कि इसमें कोई अंग्रेजों का कोई लेना देना ना हो, ऐसा चाहते थे। सैनिक क्या चाहते थे? अभी जो उनकी कमियां थी, जो जिस चीज की वजह से लड़ाई कर रहे थे, उनको पूरा कर दो। क्या? भारतीय सिपाही को कमतर नस्ल का माना जाता था, सैनिकों का अपमान किया जाता था, ठीक है। तो इन सभी चीजों को सही तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा ना करें। सिपाहियों के प्रति गाली गलौज किया जाता था, शारीरिक हिंसा की जाती थी, भेदभाव की नीति अपनाकर समान वेतन तथा समान नियम न होना, ये भी एक कारण था। चिकनाई युक्त कारणों के प्रचलन से सेनाओं को गहरा चोट पहुंचा था। तो सैनिक चाहते थे इनको इज्जत मिले, वेतन मिले अच्छा, और कारतूस युक्त गोली को प्रयोग ना किया जाए। यानी कि जो कमियां थी उस कमियों को वो दूर करवाना चाहते थे, सिंपल। क्योंकि अभी जस्ट आपने कारण में भी ये सारी चीज पढ़ा है, और नीचे बस एक लाइन जोड़ दिया गया, ठीक है। अगला धार्मिक नेता, जिसमें पंडित और मौलवी आ गए, वो क्या चाहते थे कि पंडित और मौलवी दोनों ने ईसाई धर्म को फैलाने का विरोध किया, ठीक है। वे चाहते थे कि पश्चिमी संस्कृति यहाँ हावी न हो, धर्म को भ्रष्ट न किया जाए, लोगों का धर्म परिवर्तन न किया जाए। तो ये चाहते थे कि भाई यहाँ पर जो अंग्रेज तरह तरह के नियम कानून लागू कर रहे हैं वो सब चीज यहाँ पे ना करें, कोई भी ईसाई धर्म ना फैलाएं, और इस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो दिक्कत अब आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तीसरा चैप्टर उसी चैप्टर का है। टोटल 15 ही क्वेश्चन है, तो अभी यहाँ से कितने 6 क्वेश्चन बचे हुए। बड़े आगे ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ? यानी कि देखो, अगर देखा जाए तो हर जगह तो फैला ही था, लेकिन अवध में सबसे ज्यादा क्यों फैला? क्योंकि वहां के जो लोग थे वो जूझ रहे थे किन चीजों से? अंग्रेजों के रणनीति की वजह से, अंग्रेजों के जो नियम थे उनकी वजह से। राजा इतना अच्छा खासा था, उसको हटा दिया, उसकी जगह पर कोई और शासन कर रहे हैं, जबकि वो लोकप्रिय था, जनता पसंद करती थी। अरे जनता ना पसंद करे तो हटाओ तो चलता है, लेकिन जनता पसंद कर रही है उसके बावजूद भी राजा को तुम हटाओगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। चलो हटाना तो ठीक है, उसको ले जाके तुम कैद कर दिए हो। 1801 में अवध पर क्या लागू कर दिया गया? सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। थोपने का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, तुम नहीं करोगे तो भी। क्या हुआ? 1856 में अवध रियासत को ब्रिटेन साम्राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि ब्रिटेन कब्जा कर लिया। नवाब की सेना को खत्म कर दिया गया, रियासतों में
अंग्रेजी टुकड़ी तैनात कर दी गई, नवाब का जो महत्व घट गया, और विद्रोह मुखिया तालुकदार पर उनका नियंत्रण क्या हुआ था? विद्रोह मुखिया तालुकदार पर से उनका जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे क्या हो गया? हट गया। इसको हटा दो। आगे, अवध की जमीन नील तथा कपास की खेती के लिए क्या थी? अच्छी थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करना, जिससे इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष फैल गया। अवध के लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। नवाब को यह कह के हटा दिया गया कि वह अच्छा शासन नहीं कर रहे थे, जबकि वहां पे नवाब जो थे वो क्या थे? लोकप्रिय थे। ठीक है, लखनऊ से लेकर कानपुर तक उनका बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस था, लेकिन फिर भी उनको क्या हटा दिया गया। ठीक है, आगे, अवध में विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों तथा सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़कर रखा, यानी कि आगे चल के एकता की भावना यहाँ पे रखी गई, और जब विद्रोह किया गया तो सारे लोग मिलकर अच्छे से लड़ाई की, और इस वजह से अवध में जो विद्रोह है ज्यादा फैला। अब आ गए भाई अगले क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के कारण तथा परिणामों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए भाई, कारण क्या थे ये तो मैंने शायद आप लोग को पहले ही बता रखा है कि 1930 में जो नमक आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसके क्या कारण थे। सबसे पहला चीज, नमक हर घर की जरूरत थी, तो सबसे पहले नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है, नमक को बर्बाद करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करने लगे, और अंग्रेजों की गलत रणनीति लागू होने लगी, और इसकी वजह से जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और परेशान होने का गांधी जी नहीं बल्कि सारे लोग परेशान हो गए, और फिर जाकर गांधी जी ने नमक आंदोलन किया, और उसमें लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रत्येक भारतीय घर में नमक प्रयोग जरूर होता है ना। अच्छा, भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया। भारतीय दुकानों से अधिक मूल्यों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा कि भाई जब मार्केट में नमक कम है तो उसको कैसे खरीदना पड़ेगा? ज्यादा पैसा देकर। अभी आज से लमसम देखा जाए 6 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, एक अफवाह फैलती है, ठीक है, यही की बात बता रहा हूं, एक अफवाह फैलती है कि नमक का रेट बढ़ गया। जैसे अचानक से पैसा बंद हो गया था ना 500 रुपए, तो उसी दिन से फैल गया कि आज रात इतने बजे से नोट बंद हो गया, ऐसा। तो उसके बाद ही ऐसा सीन हुआ था नमक के ऊपर कि भाई नमक का रेट बढ़ने वाला है। मानोगे उस समय जितने भी, उस समय हम रेंट पे थे, जितने भी आस पड़ोस वाले थे तुरंत गए और खरीद के लाए, और वो जब उनको भी ये बात पता लगी कि ऐसा चीज हो रहा है तो उन्होंने भी 5-6 जो है अपने लिए निकाल के पहले अलग कर लिए, और कहने लगे कि भाई नमक खत्म हो गया। और यहाँ तक कि जो नमक आता था 20 रुपए के आसपास, आज तो महंगा है 20-30 रुपए जो भी है, तो 20 रुपए आता था, उस नमक को 40-40 रुपए में बेचे। वो जो किराना स्टोर वाले तो 40-40 रुपए में बेचे, और ये कितने देर का था? सिर्फ आधे घंटे का था, और उसके बाद उन्होंने अब दोबारा वापस करने ले जाओगे, वो खरीदे लेगा नहीं लेगा, फिर पता लगता है अफवाह थी। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो देखिए, नमक उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार। अंग्रेज सरकार द्वारा लाभ पर न बिकने वाला नमक क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। यानी कि अंग्रेज नष्ट करवा देते, कहते थे कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको बनाने नहीं देंगे। प्रकृति द्वारा बिना श्रम के उत्पादित नमक को क्या कर दिया गया? नष्ट। अच्छा बताओ कि जो नमक है ये कहाँ से मिलता है? ना प्रकृति देती है। ठीक है, तो भाई उस पे तो कम से कम पैसा लगाओ, कि उस पे भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओगे। जो चीज, अब जैसे पानी है, चलो मान लिया कि पानी अवेलेबल है तो 20 रुपए आपने बेच दिया 20 रुपए में, ठीक है, लेकिन क्या पेट्रोल का रेट बेचोगे? है तो वो पानी ही, वही चीज है। बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से नष्ट करना। बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा का मतलब क्या हो? देश की संपत्ति है। क्या नमक भी देश का ही है, और तुम यहाँ पर राज कर रहे हो, और हमारे ही पैसों से, मतलब देश की जो
राष्ट्रीय खर्च है उससे ही तुम नष्ट करे जा रहे होते, तो गलत है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, उपयुक्त कारणों से गांधी जी द्वारा नमक एक आधार के मुद्दे पर चयन किया उन्होंने, और उसके बाद इन्होंने नमक कानून आम जनता में बेहद अलोकप्रिय था। यानी कि इन्होंने जो अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अलोकप्रिय था, मतलब समझो कि गलत ही था। तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, इनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको हम कहते हैं नमक आंदोलन। ठीक है, और इस असंतोष का गांधी जी ने शासन के खिलाफ क्या कर दिए, संगठित कर दिए, यानी कि लोगों को संगठित किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया। इसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। क्या परिणाम निकलते हैं, पहले गांधी जी को लोग हल्के में लेते थे। ठीक है, जब 1915 में यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद जब धीरे धीरे उसके बाद पहला जो बड़ा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो लोगों को ये लगता था ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा आंदोलन किया तो लोगों को समझ में आ गया था, देशों में भी ये बात फैल गई थी कि भाई कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आने लगे, और अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी का क्या मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कमेंट किया था कि गांधी जी तो पतले ही थे, कि दिखने में पतला है, लाइक मतलब कुछ इस प्रकार से सेंटेंस है, समझो। तो इंटेंशन क्या निकलता था, मतलब उसका क्या निकलता था, यही मतलब था कि भाई दिखने में बहुत पतले हैं और ये क्या कर पाएंगे, लाइक दैट। तो इस तरीके से था। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा कि हाँ भाई ये वो शख्स है जो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि दांडी यात्रा के पश्चात इस पत्रिका की जो सोच है, जो पहले मजाक उड़ाता था, वो ये बदल गई। गांधी जी को मिला जन समर्थन देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे, भाई ऐसे कैसे, इस व्यक्ति को ऐसे कैसे समर्थन मिल सकता है। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका के प्रेस में बहुत ज्यादा कवरेज होने लगा। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों की भागीदारी थी, यानी कि औरत बच्चे सब इसमें शामिल थे। अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलन की व्यापकता का एहसास हो गया कि भाई ये समझ में आने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत जो है कहीं ना कहीं इस आंदोलन के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। आगे उनका राज बहुत दिन तक कायम नहीं रह सकता, यहीं से समझ में आने लगा, और तभी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, है ना। आगे भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना निश्चित है। और इसके बाद क्या हुआ, एक और आंदोलन हुआ 1942 में, जिसको हम कहते हैं भारत छोड़ो। बस उसके बाद फिर आजादी मिली। कब मिली, 1947। ठीक है, चलिए अगला 11वां। अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या लिखा है, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया, पहले उनके तरह बनना सीखा उन्होंने। ठीक है, जैसे आम जनता जो चीज पहनती है उसी प्रकार से वो रहना सीखे। ठीक है, जैसे कि धोती का कपड़ा पहनना, धोती कुर्ता पहनना, बिल्कुल सादा, कोई रंगीन और उस तरीके की चीजें नहीं। ठीक है, सिर मुड़वा लेना, लोगों की तरह बातें करना या कुछ ऐसी बातें करना जिससे अटैचमेंट जुड़े, लोगों के बीच रहना, खाना पीना और इस तरीके की चीजें करना। ठीक है, ये सब आता है इसमें। सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया, सिर मुड़वा लिया। उनका यह नया रूप तपस्या तथा संयम का प्रतीक बन गया था, और ये ऐसी विशेषता थी जिसमें सभी लोग गांधी जी का गुणगान करते थे। गांधी जी ने आम लोगों की तरह वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, उन जैसे लोगों की भाषा बोलना शुरू कर दिया, और अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध भी रखा करते। तो घनिष्ठ मतलब क्या होता है, बहुत ही। हाँ, अच्छा, गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे, एक साधारण धोती जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, आगे, और इस बीच प्रत्येक दिन कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में व्यतीत करते थे, ताकि वो भी ये बताते थे कि भाई देखो ये रोजगार का एक साधन है ना। आगे, चरखे के साथ साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए, और सूत कताई के कारण गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था से प्रचलित मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद मिली। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो
सूत काटना है, ये मत सोचो एक छोटा मोटा काम है, ये भारत के लोगों को रोजगार देने का एक साधन है, ठीक है। जहां पर मशीन सबका काम छीन रही है, वहीं पे जो चरखा है ना, ये सबको रोजगार दे रही है। तो अपने दिन का कुछ न कुछ समय निकाल कर चरखा चलाने में व्यतीत करो, और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा और आपके घर में कुछ न कुछ इनकम आएगी। और एक बात और, कि जब आप काम करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक है। काम करने से व्यक्ति एक्टिव रहता है, जो काम नहीं करेगा ना वो धीरे धीरे तो समझो कि पावरलेस हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। समझ रही बात? तो इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन, किसान महात्मा गांधी को किस तरीके से देखते थे? कैसे देखते थे? अपना मसीहा मानते थे, अपना मसीहा, लीडर, मसीहा। कुछ लोग तो इनको भगवान भी मानते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी पुस्तक में कुछ जिक्र किया गया है कि इनके खिलाफ किसी ने बुरा बोल दिया तो उनका ये हो गया, चमत्कारी है ना, इस तरीके से। तो कुछ लोग इनको गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा जैसे अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। और भारतीय किसान के लिए उद्धारक के समान थे। उद्धारक का मतलब क्या था? उद्धार करने वाले। आगे उनकी हमेशा सहायता करते थे, चाहे वो कर हो या फिर कुछ और हो, यानी कि चाहे कर की बात हो चाहे किसी और चीज की बात हो, हर एक चीज में वो सहायता करते थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा धोती, चरखा जैसे प्रतीकों को विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत ज्यादा बल मिला। यानी कि देखो, चरखा ये भी अच्छी चीज थी, धोती कुर्ता पहना बिल्कुल सिंपल, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो इस प्रकार की चीजें थी, तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाते थे, ठीक है। गांधी जी जहां भी गए उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैलने लगी, और कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार करने के लिए क्या है, भेजा गया है। राजा नहीं, समझो भगवान द्वारा, ऐसा करके बोल सकते हो। अच्छा, कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, और उनके आने से औपनिवेशिक शासन जिले से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। यानी कि महात्मा गांधी के आने की वजह से अंग्रेज यहाँ से, महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोगों के लिए भयंकर परिणाम की बात भी बताई जाती है कई सारी कहानियों में। जैसे इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों को घोर समस्या आए और उनकी फसल क्या हो गई, चौपट हो गई। इवन जो भी गांधी जी के बारे में बुरा भला कहता था, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ न कुछ अहित हो ही जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं किसान महात्मा गांधी को इस तरीके से देखते थे। समझ में आ रही बात? किस चीज का मतलब बताइए? अहित हो जाना, बुरा हो जाना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कहा कि देखो मेरे बारे में कोई बुरा मत बोलना, अगर बुरा बोलोगी तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। आपने कहा एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं, बोल दिया आपने, मन में ही बोल दिया, और फिर क्या होता है कि आपका 10 रुपए का नोट गिर गया। तो आप कहोगे ना कि ये तो गलत हो गया मेरे साथ। मान लो इंपॉर्टेंट था वो 10 रुपए आप ऐसी जगह पे हो, रिक्शे का किराया था मान लो, अब उस 10 रुपए की वजह से आपको उत्तम नगर से मतलब पैदल आना पड़ेगा। तो अहित हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे समझो, मतलब कुछ इस प्रकार से चीजें थी। ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल छोटा सा दिया हूँ। आपके पुस्तक में तो ये भी लिखा हुआ है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, किसी के तो घर जल गए, कि कड़ाहा बीच से टूट गया, खेत दूसरे चीज में परिवर्तित हो गया, ये सब चीज के बारे में जिक्र देता है, ठीक है, जिक्र मिलता है। चलिए, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि ये क्या देता है, आजीविका का साधन है। आजीविका का साधन है। आजीविका कैसे? लोगों को रोजगार देता है, रोजगार मिलेगा तो लोगों के घर में प्रॉफिट, पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो अपना घर परिवार लोग चलाएंगे, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने का प्रमुख कारण चरखे द्वारा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करना। पूरक मतलब जो पैसा सप्लाई करे ताकि उसका घर परिवार चल सके। वे स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो खुद पर डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड। जैसे आपने सुना होगा आज की डेट में बहुत ये चीज चलता है, खुद का बिजनेस खोलो। इसका मतलब क्या हुआ, खुद के ऊपर डिपेंड रहो। आगे, इनके द्वारा बुना गया
खादर स्वदेशी कपड़े का उत्तम उदाहरण था और जिनका प्रयोग विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ हुआ। यानी कि सूती कपड़े, अच्छे कपड़े, है ना, ऐसे ही बनाए जाते थे पहले और इसकी वजह से विदेशी जो कपड़े होते थे उसका बहिष्कार कर दिया, यानी कि त्याग दिया जाता था। ठीक है। गांधी जी के अनुसार खादर मशीन को नष्ट करके मशीनरी को नष्ट करके इसके स्थान पर इसके प्रयोग को नियमित करना चाहिए और गांधी जी के अनुसार खादर मशीनरी को नष्ट करने के स्थान पर इसके प्रयोग को नियमित करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी ये नहीं कहते थे कि विदेशी जो मशीन है उसको खत्म कर दो, वो कहते थे इसको नियमित कर दो। नियमित का मतलब क्या होता है? नियम से चलेगा, जब जब जरूरत हो तब तब चलाओ, अदरवाइज जब काम आए तो उससे करो। अब जैसे दो प्रकार के साधन होते हैं, मतलब खाना खाने के, इसे समझो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक तो घर में खाना बन गया, एक बाहर होटल पे मिल गया, तो कौन सा अच्छा लगता है? बाहर वाला। बाहर वाला क्यों? बनाना नहीं पड़ेगा, पैसा दिए लेके आ गए। तो अगर आप रोज बाहर का खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और दूसरा पैसा भी जाएगा, तो आप प्रेफर करोगे। ऐसे मशीन है, जब ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज कर लोगे तो चरखा जलाओगे, जब चरखा नहीं चलेगा तो पैसा आएगा, तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो नियमित कर दो, जब जरूरत पड़े तभी। जैसे जैसे खाना खाने की कब जरूरत है बाहर? जब सब थके हुए हैं तब चले जाओ, खा के आ जाओ, बर्थडे में भी चले जाओ। चलिए, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी के अनुसार खादर मशीनरी को नष्ट करने के स्थान पर इसके प्रयोग को नियमित करना चाहिए और इससे विकास को नियमित करता है। और गांधी जी के अनुसार चरखा मशीनरी का प्रयोग सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए उनकी झोपड़ियों में करता है तथा पहिया अपने आप में मशीनरी का एक उदाहरण है। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो चरखा है ये झोपड़ी को दिखाता है और जो इसका पहिया है एक मशीन को दिखाता है। किसको दिखाता है? मशीनरी को। तो दोनों चीज तो हमारा चरखा ही है, मशीन भी है, झोपड़ी भी है, गरीबों का मसीहा, वो सब चीजें। सोचो कैसे दिमाग लगा के पूरा पॉलिटिक्स जोड़ दो इसमें ताकि जनता घूमे। और इसी वजह से सारी की सारी जो जनता है गांधी जी की बात मानती थी, क्योंकि वो इस प्रकार से बात ही करते थे। आगे गांधी जी ने कहा कि मैं धन का विकेंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी लोगों के हाथों में करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि मशीन मेरे पास है तो सारे कपड़े को बनाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो मैं अगर दूंगा तो बदले में क्या लूंगा? पैसा। तो मालिक कौन बनेगा? सिर्फ मैं। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सारी शक्तियों, जो सारे पैसों का स्रोत एक के पास आ गया। लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम भी चरखा, तुम सारे चलाओ, मैं भी चलाता हूं, सारे प्रॉफिट करो। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो गांधी जी ने हमेशा विकेंद्रीकरण को प्रेफर किया है, केंद्रीकरण को प्रेफर नहीं किया। आगे, उपयुक्त कारणों से चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुना गया। गांधी जी स्वयं प्रत्येक दिन का कुछ भाग चरखा चलाने में व्यतीत किया करते थे और उन्होंने अन्य नेताओं तथा राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। मैं तो चला ही रहा हूं, तुम भी चलाओ, मैं तो कमा ही रहा हूं, तुम भी कमाओ। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं और वो भी किस चीज से रिलेटेड है? हाँ। देखो, लास्ट चैप्टर से जो मैं बताऊं, असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों नहीं रखा हूं? कर सकते हो आप, अपने हैंड से कर लेना। सबसे पहली चीज, मुझे 15 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने हैं ना। आप कहोगे भैया 20 क्यों कर लिए? मैं सेलेक्ट करने के लिए तो और भी चाहता हूँ सेलेक्ट कर लो, लेकिन फिर एक क्वेश्चनों की लेंथ बढ़ेगी। अगर आपको वैसे ही करना है तो जो मैंने नोट्स करवाया है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार उसको भी ध्यान देगा, कहाँ दिक्कत है। समझ पा रहे हो? चलिए, अब बात करते हैं। अच्छा, लास्ट वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज सुन लीजिए। संविधान, जो कि आपने 11th क्लास में भी पोल साइंस में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, संविधान का किस तरीके से, संविधान क्यों और कैसे में संविधान किस तरीके से बनाया गया। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में संविधान से रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन संविधान में, संविधान को बनाने में जो समस्याएं आई थी, जैसे दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, भाषा को लेकर कि राष्ट्रीय भाषा किसे माना जाए, दलित कौन है, ठीक है,
किसको महत्व दिया जाए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए, मतलब शक्तियां कैसे बांटी जाए, राज्य को ज्यादा शक्ति दी जाए कि केंद्र को, ये सब मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा याद करके रखना बस, ठीक है, कि राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि केंद्र को। किसको दिया गया? केंद्र को, क्योंकि केंद्र सबको देखती है, राज्य अपने राज्य को देखती है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने बस उठाया है इसमें, लेकिन बता मैं सारा रहा हूं, तो थोड़ा ना थोड़ा आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगा, और हो ना हो इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और संविधान सभा ने भाषा के विवाद को समाधान करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार जिक्र किया है कि क्या भाषा हो, जिसमें हमने सुना है कि जिसमें ये हमने पढ़ा है कि 22 मुख्य भाषाएं हैं और सैकड़ों मौखिक भाषाएं हैं जिसकी लिपि नहीं है। अब जैसे भोजपुरी है, क्या लिपि है उसकी? नहीं है, कोई लिखता भी नहीं है जल्दी, हाँ बोलते सारे हैं। हरियाणवी है, बोलते सारे हैं, ठीक है, लेकिन लिपि मतलब उसको लिखित रूप में, ऐसा। अब ये मत कहना कि भैया वो सब टाइटल में आता है जब गाना चलता है तो मतलब है ना, वो दूसरे थे लिरिक्स वगैरह, छोड़ दो उसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा है, भाषा की समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर किसको राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। तो लोगों ने कहा कि हिंदी को बना लिया जाए। तो हिंदी क्यों बनाई जाए भाई? दक्षिण में कुछ और बोली जाती है, पूर्व में कुछ और बोली जाती है, उत्तर में कुछ और बोली जाती है और पश्चिम में कुछ और बोली जाती है। एक एक को एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो असम जो है असामी बोलते हैं, पश्चिम में पंजाबी, राजस्थानी भाषा, ऊपर भोजपुरी भाषा चलती है, हिंदी भी चलती है, भोजपुरी भी चलती है। ऊपर मतलब यूपी बिहार, उत्तर में उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मतलब छोड़ो, अगर नीचे चले जाए तमिलनाडु में चले गए, केरल में, सोचो क्या भाषा है, अलग अलग भाषा है, किसको आप महत्व दे सकते हो? नहीं दे बोल सकते हो ना। हाँ, कन्नड़, तेलुगु, तमिल है ना, बहुत सारे। तो कैसे आप दे सकते हो भाषाएं? ऐसे सिचुएशन में कहा गया कि चलो मेजोरिटी जिसकी है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है हिंदी, उसको दिया जाए। फिर विरोध शुरू, हिंदी ही क्यों? जगह जगह पे आंदोलन, दक्षिण भारत में आंदोलन हो गया, हिंदी के ऊपर स्टेशनों से हिंदी के वर्डों को गायब कर दिया गया, विद्रोह, विरोध होना। ठीक, तो समस्याएं थी, निपटाया कैसे गया? ये काम करते हैं कि किसी को राष्ट्रीय भाषा घोषित मत करो, इंग्लिश भाषा रखो, सब अपने अपने लैंग्वेजों को प्रेफर देंगे, अपने अपने राज्यों में अपने अपने लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, ठीक है, और स्थानीय जो काम होंगे या तो वहीं के लैंग्वेज में कर दिया जाएगा या तो इंग्लिश में किया जाएगा, यानी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर जगहों पर हिंदी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती है, जहाँ पे नहीं चलती वहाँ पे नहीं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में चलती है, ज़्यादातर राज्यों में चलती है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है? संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस चली। कांग्रेस का मानना था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा हो, क्योंकि ये हिंदी और थानी नहीं मतलब उर्दू, मतलब इन दोनों से मिक्सअप करके ये चीजें बनी हुई है। और क्या लिखा है? गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा ऐसी जो कि सबके द्वारा आसानी से समझी जाए, हिंदू और उर्दू के मेल से हिंदुस्तानी भाषा बनी हुई है। और संयुक्त प्रांत से निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य जिनका नाम था आर.बी. धुलेकर ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का बढ़ चढ़कर क्या किया? समर्थन किया। लगभग अगले 3 साल तक राष्ट्रभाषा का मसला संविधान सभा के लिए सबसे बड़ा समस्या बन चुका था। कई बार इस मसले को लेकर संविधान में हंगामा भी हुआ। इसके बाद संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि समिति ने कहा है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक साथ अगर मैं कह दूं लागू कर दूं तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले 15 साल तक सरकारी कामकाज किसमें हुए? अंग्रेजी भाषा में हुए, और अगले प्रांत को अपने कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार हो। यानी कि इसीलिए कहा गया है कि हर एक जगहों पर अपने अपने हिसाब से चीजें होती हैं और उसमें
अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे आप न्यूज़पेपर देख लो, पंजाब में न्यूज़पेपर पंजाबी भाषा में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे महत्व दिया था। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, पंजाबी उधर पढ़ाई जाती है, ऐसे अलग अलग जगह। इस तरह राष्ट्रभाषा के मुद्दे को क्या किया गया? सुलझाया। लास्ट क्वेश्चन, चेहरे पे इतनी बड़ी सारी कि चलो कम से कम खत्म तो। देखो सोचो, मैं 2 ही क्वेश्चन उठाया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ तक आते आते वैसे तो पढ़ोगे नहीं, कम से कम यहाँ बैठ के हो तो कम से कम कुछ तो कर ले रहे हो। नहीं तो इंसान मतलब टीचर कहते कहते थक जाएगी, भैया कर लेना, देख लेना, बहाना नेट का है, जबकि रील स्क्रॉल ही करना है। चलिए, भारतीय संविधान सभा के सामने उपस्थित चुनौतियां क्या थी? जस्ट हमने बात किया है क्या? अच्छा यहाँ से पढ़ लो, छोड़ो। भारतीय संविधान सभा के सामने भारत का संविधान बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इस संविधान के निर्माण के दौरान बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आई थी। जैसे सबसे पहला बात करते हैं अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण। अल्पसंख्यक कौन है? एक तो अल्पसंख्यक उनको कहते हैं जिनकी संख्या, एक हम उनको कहते हैं कि जो आदिवासी हैं, एक हम अल्पसंख्यक उनको कहते हैं जिनके साथ शोषण होता आ रहा है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक का अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, ये भी एक प्रकार का मुद्दा था। देश में स्थित विभिन्नता के साथ एकता कायम करना, विभिन्नता के साथ एकता, क्योंकि वैरायटी इतनी है ना, तो कुछ ऐसे नियम लागू करो ताकि आप भी खुश रहो, सभी खुश रहें। अगला, केंद्र एवं राज्य की सरकारों को शक्ति का बंटवारा। मैंने बताया क्या कि सबसे ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार को दी गई और किसको दी गई? राज्यों को दी गई, लेकिन राज्य के अकॉर्डिंग दी गई। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा शक्ति किसके हाथ में है? केंद्र सरकार में। जब देश में आपातकाल लागू होता है तो केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पोल साइंस में। आगे, भारतीय शासन व्यवस्था में स्थित संगठनों एवं संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, वही कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और उस तरीके से किस तरीके से शक्तियों को बांटा जाए, किसको कितना अधिकार दिया जाए, किस तरीके से कौन किस पे काबू करेगा, इन तरीकों से चीजों को रखा गया। और ये कहीं ना कहीं एक विशेष मुद्दा बना रहा भारतीय संविधान बनाने के दौरान। ठीक है, एक बार देख लेते, कहीं इसके आगे भी तो क्वेश्चन नहीं। लेकिन फिर भी आप ये बात समझ के रखना कि हो ना हो समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो तीनों पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, पहली बुक, दूसरी बुक और तीसरी बुक। और कल हम करेंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू के साथ साथ या ये हो सकता है कि कल की डेट में हम मैप कर लें, या दोनों में से कोई एक चीज आ सकता है। क्योंकि एमसीक्यू अगर आप रिसेंटली पढ़ोगे ना, उसी समय अगले दिन पेपर है, उससे पहले आप एमसीक्यू पढ़ के जाओगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बाकी चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।